Everyone, good morning to all of you, dear students. I hope that you all are quite okay. As you know that we are discussing about reaction mechanism. In our last video, we talked about reactive intermediates, and in that discussion, we talked about carbocation, the structure of carbocation, types of carbocation and stability of carbocations के बाद हमने factors affecting the stability of carbocations की बात की थी. In that discussion we knew that some of factors are responsible which decide the stability order of carbocations. One such of that factors we have discussed about that was inductive effect. Inductive effect या प्रेरण प्रभाव किस प्रकार से कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है, इसकी हमने बात की थी. और हमने देखा था कि प्लस आई इफेक्ट दर्शाने वाले ग्रुप्स अगर जितने ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन उतनी ही उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होती जाती है. इसी प्रकार एक और फैक्टर जो कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है वो है अतिसंयुग्मन प्रभाव, हाइपर कंजुगेशन. इसे हम नाथन बेकर प्रभाव या नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बंध का अनुनाद भी कहते हैं. डियर स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसे हम हायर क्लासेज में भी पढ़ते जाएंगे. लेकिन यहाँ फर्स्ट ईयर के रेस्पेक्टिव इसकी अगर डिस्कशन करें तो वह प्रभाव जिसमें बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन परमाणु के मध्य उपस्थित सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेकर अनुनादी संरचना बनाते हैं, उसे ही हम अतिसंयुग्मन प्रभाव कहते हैं. यह अनुनाद सामान्य अनुनाद से इस बात से डिफरेंट है कि जहाँ जनरल रेजोनेंस में पाई बंध के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, वहीं हाइपर कंजुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस या नाथन बेकर प्रभाव या अतिसंयुग्मन प्रभाव द्वारा होने वाले अनुनाद में सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं. ये इम्पोर्टेंट अंतर या डिफरेंस है जिसे हमें याद रखना है. इस प्रभाव को बेकर नाथन नामक वैज्ञानिकों ने बताया था, इसलिए इस प्रभाव को बेकर नाथन प्रभाव हम कह देते हैं. इस प्रभाव द्वारा बनी अनुनादी संरचनाओं में बीटा कार्बन तथा बीटा हाइड्रोजन के मध्य किसी एक स्ट्रक्चर में कोई बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोजन अपना स्थान चूँकि नहीं छोड़ता है, इसलिए इस प्रभाव को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस या बिना बंध वाला अनुनाद भी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, बीटा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ अतिसंयुग्मन द्वारा अनुनादी संरचनाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है. किसी कार्बोकेटाइन में जितने अधिक बीटा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, अतिसंयुग्मन द्वारा उनमें से एक अधिक अनुनादी संरचना बनती जाती है. मोर द नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स, मोर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी. अब चूँकि हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि CH3 CH3 ये एक द्वितीयक कार्बोकेटाइन है जिसे आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन भी कहते हैं. उसमें हम देख सकते हैं कि बीटा जो कार्बन्स की संख्या, बीटा हाइड्रोजन्स की संख्या है, इसमें एथिल कार्बोकेटाइन बीटा कार्बन जैसे 2 कार्बन हैं और उन पे 6 हाइड्रोजन हैं, इसलिए इनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या 3, 4, 5, 6, 7. टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी 7.
इसी प्रकार अगर एथिल कार्बोकेटाइन की बात की जाए तो एथिल कार्बोकेटाइन में चूँकि जस्ट पड़ोसी बीटा एक कार्बन है जिस पर 3 हाइड्रोजन हैं, तो एथिल कार्बोकेटाइन में 3 बीटा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, अतः टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी 4। इसी प्रकार से आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन में हमने देखा कि बीटा हाइड्रोजन्स की संख्या 6 थी, इसके कारण टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहाँ 7 थी। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन में 3 बीटा कार्बन हैं और तीनों पर 3-3 हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन्स विल बी हियर 9। सो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो भी ज़्यादा हो जाती है और ये कुल 10 की संख्या में होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन्स हैं उतनी ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अन्य कार्बोकेटाइन्स जिसको हमने अभी डिस्कस किया जैसे आइसोप्रोपिल कार्बोकेटाइन या एथिल कार्बोकेटाइन उनसे अधिक होती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे जस्ट एडजेसेंट पोजीशन पर 3 कार्बन्स हैं जिनसे एक 3-3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक बीटा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड टूटता है और उस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन को दिए जाने से वहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होता है और कार्बन जहाँ अब पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हुआ उस कार्बन और हाइड्रोजन जहाँ से सिग्मा बॉन्ड टूटा है वहाँ पर कोई बॉन्ड हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। इसी प्रकार इस हाइड्रोजन के इस कार्बन पर जो अन्य हाइड्रोजन्स हैं उनके बीच का सिग्मा बॉन्ड भी टूट सकता है, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी उसी अकॉर्डिंग में बढ़ती जाती है। हम देख सकते हैं कि यहाँ इस हाइड्रोजन और कार्बन जो हमें दिखाया गया उसके अतिरिक्त अगले स्ट्रक्चर में दूसरे कार्बन और हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड टूटा है। इसी प्रकार इससे आगे और एक और जो तीसरा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड था वो टूटता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी कार्बोकेटाइन में जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होंगी उतना ही अधिक कार्बोकेटाइन के धनावेश का डिस्पर्जन, उदासीनीकरण या परिक्षेपण यौगिक के अन्य परमाणुओं पर होगा और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है उसी अनुपात में। अतः कार्बोकेटाइन्स के स्टेबिलिटी ऑर्डर को हम अति संयुग्मन द्वारा भी डिस्कस करके ये निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि तृतीयक कार्बोकेटाइन विल बी मोस्ट स्टेबल अमॉन्ग द सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स। तो तृतीयक के बाद में द्वितीयक और तृतीयक से कम प्राथमिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। एक और प्रभाव के द्वारा हम इन कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, वो है संयुग्मन प्रभाव, कॉन्जुगेशन इफेक्ट या रेजोनेंस। जब मध्यवर्ती स्पीशीज में धनावेशित कार्बन परमाणु के संयुग्मन में कोई पाई बंद उपस्थित होता है तो ऐसी स्पीशीज में विभिन्न अनुनादी संरचनाएं बनती हैं जिसमें कार्बोकेटाइन के धनावेश का परिक्षेपण या डिस्पर्सन पाई बंद के साथ होता है। इसे हम कॉन्जुगेशन या संयुग्मन कहते हैं। ये स्टूडेंट्स, जितना अधिक धनावेश का परिक्षेपण मध्यवर्ती के अन्य परमाणुओं में होगा उतनी ही अधिक अनुनादी संरचनाएं बनती हैं और उतना ही अधिक कार्बोकेटाइन का स्थायित्व भी बढ़ता है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एलील कार्बोकेटाइन में एक पाई तथा धनावेशित कार्बन परस्पर संयुग्मन में है, अतः यह 2 अनुनादी संरचनाओं में पाया जाता है। इसीलिए एलील कार्बोकेटाइन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन से आगे के 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन से अगले कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम एलील कैटाइन कहते हैं। अब यहाँ धनावेशित कार्बन और एडजेसेंट कार्बन के बीच में नया बंध बनता है ये पाई बंध की शिफ्टिंग से, तो फिर एक पॉजिटिव चार्ज नए कार्बन पर प्रक्षेपित हो जाता है।
इस प्रकार एलिल कार्बोकेटाइन अनुनाद या संयुग्मन की वजह से अधिक स्थायी होता है। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही बेंजिल कार्बोकेटाइन की बात करें तो एक बेंजीन वलय में जुड़ने से, जिसमें पहले से ही 3 पाइबंद हैं, कार्बोकेटाइन की 5 अनुनादी संरचनाएं संभव हैं। अतः यह एलिल कार्बोकेटाइन से भी अधिक स्थायी होता है बेंजिल कार्बोकेटाइन। जितने अधिक संयुग्मित पाइबंद किसी संरचना में उपस्थित होंगे उतनी ही अधिक अनुनादी संरचनाएं बनेंगी तथा उतना ही अधिक कार्बोकेटाइन का स्थायित्व होगा। इस प्रकार किसी कार्बोकेटाइन में बेंजीन वलयों की संख्या बढ़ने पर उनका स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। क्योंकि कार्बोकेटाइन की अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ती है, यही कारण है कि डाईफेनिल मेथिल कार्बोकेटाइन, जिसका फॉर्मूला हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, डाईफेनिल मेथिल कार्बोकेटाइन तथा ट्राईफेनिल मेथिल कार्बोकेटाइन का स्थायित्व बेंजील कार्बोकेटाइन से अधिक होता है। डाईफेनिल मेथिल कार्बोकेटाइन और ट्राईफेनिल मेथिल कार्बोकेटाइन में कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, इस बात का आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो नो डाउट आपका आंसर ट्राईफेनिल मेथिल कार्बोकेटाइन ही होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक ज्ञात समस्त कार्बोकेटाइनों में, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन का स्थायित्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसमें निम्न प्रकार से 7 अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, जिसे हम हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक पाइबंद के शिफ्टिंग से, संयुग्मन के कारण से होने वाले अनुनाद की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ये एक्वायर कर रहा है। यद्यपि ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइनों की अनुनादी संरचनाओं की संख्या तथा ट्राईफेनिल मेथिल कार्बोकेटाइन की अनुनादी संरचनाओं की अगर तुलना की जाए तो ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन की अनुनादी संरचनाओं की संख्या ट्राईफेनिल मेथिल कार्बोकेटाइन की अनुनादी संरचनाओं से संख्या से कम होती है। लेकिन ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइनों का स्थायित्व इन दोनों कार्बोकेटाइनों से अधिक होता है, क्योंकि इन दोनों कार्बोकेटाइनों में बड़े आकार की बेंजीन वलय उपस्थित होने के कारण उनमें स्टीरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाधा होती है। फलस्वरूप इनका स्थायित्व ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइनों से कम रह जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से उपरोक्त व्याख्या से हम कह सकते हैं कि विभिन्न कार्बोकेटाइनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर को हम निम्न क्रम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन विल बी मोस्ट स्टेबल, फिर ट्राईफेनिल मेथिल कार्बोकेटाइन, उससे कम डाईफेनिल मेथिल कार्बोकेटाइन, उससे कम बेंजील कार्बोकेटाइन, उससे कम एलिल कार्बोकेटाइन, फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री, फिर सबसे कम 1 डिग्री और 1 डिग्री से भी कम मेथिल कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर कार्बोकेटाइन्स पर विलायकीकरण के प्रभाव की बात करें तो लेट मी टेल यू डेट कार्बोकेटाइन जिस माध्यम में बनता है, अगर उस विलायक की ध्रुवता बढ़ाते हैं, पोलैरिटी जिसको हम बोलते हैं बढ़ाते हैं, तो विलायकीकरण प्रभाव से विलायक कार्बोकेटाइन का आवेश परिक्षेपण करके उसका स्थायित्व बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, ध्रुवीय विलायक में अगर कार्बोकेटाइन है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर उसका ज़्यादा होगा। ध्रुवीय विलायक जल में निम्न प्रकार से आकर्षण और आवेश का परिक्षेपण हम शो कर सकते हैं। कार्बोकेटाइन और जल के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन और नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन के बीच में यूँ एक अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से ये बॉन्डिंग बढ़ती है और चार्ज का परिक्षेपण या उदासीनीकरण होता है। आवेश उदासीनीकरण से यह स्थायित्व भी इसका बढ़ता है। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोकेटाइन या कार्बधनाइनों की अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल्स अगर पूछे जाएं तो स्थायी षटक, अष्टक,
को प्राप्त करने के लिए कार्बोकेटाइन निम्न प्रकार की अभिक्रियाएं देता है। एक अभिक्रिया है नाभिक स्नेही योग, दूसरी अभिक्रिया जिसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, दूसरी अभिक्रिया निकटवर्ती कार्बन से एक प्रोटॉन रिलीज करके एल्कीन का निर्माण, जो कि एलिमिनेशन या विलोपन अभिक्रियाओं में होता है। थर्ड वन इज पुनर्विन्यास द्वारा अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन का निर्माण। जैसा कि हमारी स्क्रीन पर एक प्राथमिक कार्बोकेटाइन दिखाया गया है जो रीअरेंजमेंट के द्वारा टर्सरी कार्बोकेटाइन में पहले पुनर्विन्यासित होगा, फिर उस पर नाभिक स्नेही के अटैक से उसी अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट देता है। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोकेटाइन्स की इस डिस्कशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे रिएक्टिव इंटरमीडिएट के रूप में बात करेंगे कार्बेनाइन्स की। तब तक आप अभी तक के डिस्कशन को अच्छे से तैयार कीजिए। इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो उन्हें आप लिस्टेड करके रखिए ताकि हम किसी वीडियो में इन्हें डिस्कस करके सॉर्ट आउट कर सकें। टिल देन कंटिन्यू योर स्टडीज। गुड बाय।